आपने सब कुछ कर लिया है और सबसे जो किसी पेशेंट के लिए मुश्किल चीज़ हो सकती है समझना कि प्रेगनेंसी नहीं आई। सबसे पहली बात तो हमने देखा है कि जब पेशेंट इनरोल कर लेता है ना आईवीएफ साइकिल में तो वो थोड़े से डिस्ट्रेस हो जाते हैं। मानिए किसी पेशेंट ने गलत टाइम पे लगा लिया इंजेक्शन, जैसे रोज़ शाम को 5 बजे लगाना था इंजेक्शन और उसने मिस हो गया, वो रात को 9 बजे लगाना चाह रही है। बट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं छेड़ सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर लग गया और उसके बाद पेशेंट बोले कि आप नहीं मेरा एग रिट्रीवल इतने बजे नहीं इतने बजे करोगे तो दैट कैन नॉट हैपन। पेशेंट को बोला जाता है कि रात को 12 बजे या 12 AM लेना, पेशेंट भूल जाता है, वो अगले दिन दोपहर में ले रहा होता है। ये काम करता है LH हार्मोन की तरह। तो ये LH हार्मोन ज़रूरी है एग की मैच्योरिटी के लिए। कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ET का टाइम या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम ये होगा। ये ना एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है पूरा आईवीएफ साइकिल, फाइनेंशियल फिजिकल आप उसको हटा दो। पर जब भी आप कोई छोटे से छोटा भी इलाज लेते हैं बहुत सारा जो है ना आपकी उम्मीद उससे लगी हुई होती है। व्हेन आईवीएफ फेल्स इसको प्रोसेस करने में ही अपने आप बहुत सारा टाइम लग जाता है पेशेंट। हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस। आज का हमारा जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो उन कपल्स के लिए है जो आईवीएफ का प्रोसेस करा रहे हैं। पर बहुत बार हमने देखा है कि आईवीएफ के प्रोसेस में कुछ चीज़ें जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। ये डॉक्टर, लैब, सेंटर एंड से भी हो सकता है और आपके एंड पे भी हो सकता है। तो आपको एज अ कपल जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये पता होना चाहिए कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितने नहीं हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करें, उसके क्या रेमीडियल स्टेप्स आप ले सकते हैं कि आपके आईवीएफ साइकिल का आउटकम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अपने साथ गौरव सर है। हाय सर। हाय सी, जैसा मैडम ने बोला मेन मकसद जो है वो जानने का है ट्रबल शूटिंग इन आईवीएफ। जैसे मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, मैडम क्लिनिशियन है, हमारी लैब में भी या काम करते वक्त ट्रबल शूटिंग आती है, इश्यूज़ आते हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। ऐसे ही एज अ पेशेंट आपके पास भी 100 तरीके की प्रॉब्लम आएंगी जब आप एक आईवीएफ साइकिल के थ्रू जा रहे हैं। तो डिस्कस दैट कि आपको क्या करना है, कैसे हैंडल करना और क्या क्या गलत या सही हो सकता है। ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाया है हमने, प्लीज़ एंड तक रुकिए और सारा देखिएगा। तो मैडम, मान लीजिए कि भाई एक पेशेंट है जिसकी आईवीएफ साइकिल अभी स्टार्ट हुई है। आपने उससे बोला कि आप डे 2 या डे 3 पे जल्दी आप स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को बोला कि भाई आप आ जाइए पीरियड पे। अब पेशेंट को पीरियड ही नहीं आ रहा है, अब वो क्या करे? अगर सबसे पहली बात तो हमने देखा है कि जब पेशेंट इनरोल कर लेता है ना आईवीएफ साइकिल में तो वो थोड़े से डिस्ट्रेस हो जाते हैं। अगर वो पीरियड मिस करते हैं उन्हें सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। वी हैव सीन दिस कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो। सो सबसे पहली चीज़, इफ़ यू मिस योर साइकिल्स आर रेगुलर, टेक अ प्रेगनेंसी टेस्ट। इफ़ द प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ नेगेटिव देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभार स्ट्रेस इंड्यूस्ड, एंजाइटी इंड्यूस्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या पहले कोई दवाइयाँ ले रहे हो उसकी वजह से पीरियड मिस हो सकते हैं। अगर मिस हो जाते हैं तो आप आके कंसल्ट करें, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ब्लड टेस्ट कराएंगे और फिर पीरियड जाने की दवाई दें। क्या ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए कि बहुत परेशान हुआ जा सकता है कि भाई मेरे पीरियड नहीं आए, अब तो सब खराब हो गया मेरी साइकिल में? वेल, जो पेशेंट दिल्ली में ही है उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर जो पेशेंट बाहर से ट्रैवल करके आते हैं हमारे पास यहाँ आईवीएफ कराने, उनका स्टे जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उन्होंने तो प्लान किया, अपनी टिकट्स फ्लाइट्स इस हिसाब से कराई कि पीरियड इस दिन आ जाएगा, पर अगर उस दिन नहीं आया है तो उनका जो पूरा शेड्यूल है टिल द टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जब तक का वीज़ा उनका है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो देर आर अदर वेज टू वेंट दिस ऑल्सो। अगर हम साइकिल लेंथ नहीं एक्सपैंड करना चाहते, वी कैन ऑलवेज डू एन अल्ट्रासाउंड, गेट द ब्लड टेस्ट डन। देर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग अ रैंडम स्टार्ट। ठीक है, डे 2 डे 3 पे आइडियल होता है स्टार्ट करना, बट रैंडम स्टार्ट भी कर सकते हैं अगर हमारा अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट फेवरेबल है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पहले परेशान मत हो, जो हो गया, अल्ट्रासाउंड कराओ, सेंटर पे जाओ, विजिट करो। हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से हम इस साइकिल को यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट लेटिंग द आईवीएफ रिजल्ट्स अफेक्टेड। सो किसी के पीरियड अगर मानिए 2 दिन पे आने थे, पर्टिकुलर दिन पे आने थे और वो कहीं बिजी हो गया पेशेंट, वो नहीं आ पाया, 2 दिन और नहीं आ पाया, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल रहे हैं आप रैंडम स्टार्ट कर लो। रैंडम स्टार्ट कर सकते हैं, पर यह है कि आप जब भी आप पाते हैं तब आप जाएं एंड देन उसके बाद डिस्कस करें।
क्योंकि ये सारे डिसीजन इज कैन नॉट हैपन ओवर अ फ़ोन कॉल. सो एक बार अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा आप कौन सी फेज़ ऑफ द साइकिल में, किस तरीके से हम रैंडम स्टार्ट भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या नहीं. और अभी मान लीजिए चलिए आपने इंजेक्शन पेशेंट के स्टार्ट कर दिए. अभी हमने रिसेंटली देखा है ज़्यादातर पेशेंट क्या है, इंजेक्शन अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से भी पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए. अब वो अपने साथ ले गए हैं, एंड एज यू नो बिकॉज ये हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स है बेसिकली, तो इनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब पेशेंट लेके चला गया और वो अपना कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पाया, उसने गलती से बाहर रख दिए. क्या उस इंजेक्शन को यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर कर लिया तो क्या हो सकता है, इस बारे में आप बताइए. देखो गौरव, ये जो इंजेक्शंस हैं इसके ऊपर भी लिखा रहता है इंजेक्शंस पे, हम बार बार रिपीटेडली रीइंफोर्स करते हैं और साथ ही आइस पैक के साथ देते हैं, बताते हैं फ्रिज में कहाँ स्टोर करना है, फ्रीज़ नहीं करना है, फ्रिज में रखना है, इस टेम्परेचर पे रखना है. बट फॉर वट एवर रीजन्स अगर ऐसा हो गया कि ये जो कोल्ड चेन है ये ब्रेक हो गई, सो इनका एफिकेसी जो है वो कम हो जाएगा. अब ये एक चीज़ है जिस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. तो अगर ऐसा होता है वी ट्राई कि हम इंजेक्शंस उनको वहाँ डिलीवर कराते हैं. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जिनसे इंजेक्शंस हम लेते हैं वो सेंटर पर डिलीवर कराते हैं, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. तो कोशिश करके चाहे पेशेंट यहाँ से कितना भी, तो गुड़गांव, नोएडा, आसपास के जितने भी एरियाज, इवन यूपी में भी हमने किया हुआ है कि इंजेक्शन हम डिलीवर करवा दें, ताकि ये जो फैक्टर है ये उनके आईवीएफ के रिजल्ट्स को अफेक्ट ना करें. सो ऐसा कोई इंजेक्शन जो बाहर छूट गया है, और बाहर आप देख रहे हैं आजकल तो बहुत ही गर्मी हो रही है, तो उसकी एफिकेसी ख़राब हो जाएगी, उसको यूज़ नहीं करना है. सिमिलरली अगर इंजेक्शन फ्रीज कर दिया, ठीक है, तो उस केस में भी वो एक बार सॉलिड होगा, फिर एक बार लिक्विफाई होगा. इट कैन नॉट बी यूज इन एन आईवीएफ साइकिल, इट शुड बी अवॉइडेड. शायद इसीलिए हम ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं कि ये पर्टिकुलरली हार्मोन इंजेक्शन आप हमारे पास से लेके जाएं, ताकि उनको हम अच्छे से कोल्ड चेन मेंटेन करके रखा हुआ है. केमिस्ट का पता नहीं होता जनरली कि कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, आपके हाथ में उठा के दे देते हैं, उसका कोई पुराना ट्रैक नहीं होता है. और बेसिकली हैं तो हार्मोन्स ही, और कहीं ना कहीं आपके लिए साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली. मैडम, अब इसके शासन मानिए किसी पेशेंट ने गलत टाइम पे लगा लिया इंजेक्शन, जैसे रोज़ शाम को 5 बजे लगाना था इंजेक्शन, और उसने मिस हो गया, वो रात को 9 बजे लगाना चाह रही है, वो 9 बजे है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या साइकिल में, आईवीएफ आउटकम में? गौरव, हम जो इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं एग की ग्रोथ के लिए आईवीएफ में. तो अगर ऐसे 3-4 घंटे बाद भी लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, बट एक इंजेक्शन है जिसे हम एंटागनिस्ट कहते हैं, जो साइकिल में इसलिए दिया जाता है कि फॉलिकल्स जब ग्रो कर जाएं तो ऐसा ना हो कि वो प्रीमेच्योरली रप्चर हो जाए. अब ये जो इंजेक्शन है इसका जो हाफ लाइफ है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है, तो इसको प्रेफरेबली सेम टाइम पे लें. बट अगर ऐसा हो गया है तो फिर भी जब याद आए तुरंत ले लें. ठीक है, क्योंकि इनका असर बहुत जल्दी आता है. ठीक है, इंजेक्शंस जब लगाते हैं तुरंत असर आ जाता है, तो मोस्टली इतना फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर थोड़ा सा भी डाउट है कब लिया कब नहीं, एक बार सेंटर पर ज़रूर बात करें. सो इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो हेल्पलाइन नंबर है ना आईवीएफ सेंटर का, वो आपके पास हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए. अगेन वी मेक श्योर कि हमारा स्टाफ हमेशा अवेलेबल हो ऐसी सच छोटी छोटी क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए. क्योंकि ये अगर मान लो उन्होंने डाउट में नहीं लिया कि अब तो लेट हो गया अब नहीं लगा रहे, वो ज़्यादा डेट्रीमेंटल है रादर देन कि थोड़ा सा लेट ले लिया. तो एक बार बात कर ले और इंजेक्शन ज़रूर लगा लें. और आपने जैसे बोला मिस कर दिया, मान लीजिए पेशेंट ने मिस कर ही दिया 1 दिन का इंजेक्शन. अब मिस करने पे भी ये भी नहीं है कि मिस करने पे शुरू में मिस करा और बाद में साइकिल के मिस करा, इसमें कोई फ़र्क पड़ता है? गौरव, जैसा हमने ग्रोथ की बात की, जो फॉलिकल ग्रोथ के इंजेक्शंस होते हैं ना, एक अगर मिस हो गया तो क्या होगा कि हमारे जो हार्मोन के लेवल हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे. तो मे बी जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे एक आधा फॉलिकल जो है वो उतना नहीं मेंटेन करेगा. बट अगर हमने 4-5 दिन इंजेक्शन दिया हुआ है फिर भी एक सर्टन ब्लड में हार्मोन का लेवल आ जाता है, तो मिस करने पे हो सकता है इतना अफेक्ट ना हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द इंजेक्शन, जब हम एंटागनिस्ट की बात कर रहे हैं जो रप्चर को प्रिवेंट करने के इंजेक्शंस होते हैं, अगर वो एक दिन पूरा मिस हो गया, जैसे ही आपको याद आता है द नेक्स्ट डे रीच द सेंटर. वाई? बिकॉज हम ये ब्लड लेवल्स में देख सकते हैं कि क्या एंटागनिस्ट का जो पिछला आपने लिया था, बीच में एक दिन नहीं लिया, पर जो उससे एक दिन पहले लिया था उसका असर अभी तक है या नहीं है, और तुरंत सेकेंड इंजेक्शन दे देते.
LH हार्मोन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में अगर प्रीमेच्योरली बढ़ जाता है तो पूरी साइकिल इफेक्ट हो सकती है। सिमिलरली ईस्ट्राडियोल हार्मोन होता है जो फॉलिकल जब ग्रो कर रहे होते हैं उनसे बन रहा होता है। तो अगर कुछ भी हार्मोन का हमें डाउट होता है तो हम ये दोनों ब्लड टेस्ट कराते हैं। LH हार्मोन अगर बढ़ना शुरू हो गया और वो एक सर्टन लेवल यानी डे 2 के जो हमारे लेवल्स थे उससे 3 गुना 4 गुना पहुंच गया है तो ये पक्का सर्ज हो गया। अब इस साइकिल को रेस्क्यू कर नहीं सकते। वी शुड देन थिंक ऑफ अबॉर्टिंग दिस साइकिल। बट देन अगर लेवल्स कम हैं, 2 गुना पहुँचे हैं, 2.5 गुना पहुँचे हैं, उस केस में हम टाइमली इंजेक्शन ले लें, चाहे पीछे एक दिन भी मिस हुआ है, मे बी विल बी एबल टू सैल्वेज द साइकिल। सो हमने उस दिन कराया, फिर 2 दिन नियमित इंजेक्शन लिया, वी मे स्टिल रिपीट द इंजेक्शन एंड सी, राइट। सो ये एक तो कितने दिन बाद मिस हुआ है, कौन सा इंजेक्शन मिस हुआ है, एंड देन उसके बाद आपको कब याद आया, आपने तुरंत टेस्ट करवाया या नहीं कराया, ये सब हमें हेल्प करेगा देखने में कि वो साइकिल रेस्क्यू हो सकता है या नहीं। और अगर नहीं तो डेफिनेटली वो आपके IVF के रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। इट इज़ बेटर वी अबाउट द साइकिल देयर एंड देयर। मेरा जितना समझ में आया कि ये हार्मोनल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी मेंटेनेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मिसिंग आउट तो ना हो तो बेहतर है। और कुछ भी गड़बड़ होती है तो यू शुड कम्युनिकेट टू द सेंटर इमीडिएटली। यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली अबाउट दिस हार्मोनल इंजेक्शन। एब्सोल्युटली। ओके, तो मैडम इसी तरीके का एक इंजेक्शन है जनरली SCG या एगोनिस्ट इंजेक्शन। बेसिकली वो हम देते हैं oocyte रिट्रीवल से करीबन 36 घंटे पहले और बोलते हैं भाई अभी लगा लो, इसके 35 से 36 घंटे बाद आपका oocyte रिट्रीवल होगा। पेशेंट को आपने इंजेक्शन दे दिया, अब पेशेंट ने वो इंजेक्शन टाइम पे नहीं लगाया, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसकी IVF साइकिल वाले दिन पर या पिकअप वाले दिन पर? गौरव, जब हम ट्रिगर देते हैं ना, दैट्स वन टाइम दैट आई टेक 5 मिनट एक्स्ट्रा टू जस्ट एक्सप्लेन देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रिगर। ये काम करता है LH हार्मोन की तरह। तो ये LH हार्मोन ज़रूरी है एग की मेच्योरिटी के लिए। तो ये इंजेक्शन जब हम देते हैं, इसके बाद अगर आप IUI साइकिल्स या नेचुरल साइकिल्स देखें तो 36 घंटे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओव्यूलेशन हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा जो मेच्योरिटी का इफेक्ट है वो तो आ जाए, बट ओवुलेशन से पहले हम एग रिट्रीवल कर लें। सो टाइमिंग जो एग रिट्रीवल का है इसलिए इसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर किसी ने इसे टाइम पे नहीं लिया, लेट लिया है, तो उन्हें सेंटर में तुरंत बता देना चाहिए ताकि वो एग रिट्रीवल का टाइम उस हिसाब से एडजस्ट कर पाए। अगर हम जल्दी एग रिट्रीवल करेंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि हमारे एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, दे मे नॉट बी मैच्योर, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कि इसका असर आ जाए बिफोर वी डू द एग रिट्रीवल प्रोसीजर। एंड अगेन एज आई सेड, देर आर मीन्स टू चेक कि इसका असर आया है या नहीं आया, बाय ब्लड टेस्ट, बाय यूरिन टेस्ट। सो आपको कम्युनिकेट ज़रूर करना होगा कि आपने किस टाइम पे ये इंजेक्शन लिया है। अकॉर्डिंगली फिर, क्योंकि ये एग रिट्रीवल का प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया प्लान होता है, द एनेस्थेटिस्ट, द OT, द स्टाफ, एवरीबडी हैज़ टू बी अकॉर्डिंगली टोल्ड अबाउट द रिवाइज टाइमिंग ऑफ एग रिट्रीवल। बेसिकली इसे आप कभी भी उठा के नहीं ले सकते हो, जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया आप उस समय ले तो अच्छा, और गलती से ये मिस हो गया तो आपने लिया ही नहीं। आज बोला था, मैं बताता हूँ कई बार कन्फ्यूजन क्या होती है। पेशेंट को बोला जाता है कि रात को 12 बजे या 12 AM लेना, पेशेंट भूल जाता है, वो अगले दिन दोपहर में ले रहा होता है। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, दिन भूल जाते हो, 2 से 3 की रात को या 3 से 4 में मिस कर जाते हो, होता है कई बार। तो इस सिनेरियो में क्या करना है कि आप भूली के इंजेक्शन लेना। गौरव, इसमें जिस टाइम पे लिया है इंजेक्शन वो इम्पॉर्टेंट है। अब आप अगर देखो किसी ने दोपहर के 12 बजे लिया है तो टेक्निकली एग रिट्रीवल विल फॉल एट 12 midnight. Now it is at the logistics of the center will they be able to do the egg retrieval or not. क्योंकि आप 24 घंटे में करोगे तब तक असर नहीं आया होगा, और 34-35 घंटे पे भी अगर हम बात कर ले, अर्लीस्ट इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10 और 11 PM द नेक्स्ट डे। सो अगेन कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले तो अगर कोई ये एपिसोड देख रहा है उन्हें समझना है कि ट्रिगर को हल्के में नहीं लेना है, ट्रिगर को उसी टाइम पे लेना है जो आपको बताया गया है। ऊपर नीचे होने से आपकी पूरी साइकिल वेस्ट हो सकती है ऐसे में। मैंने इसका तरीका देखा बहुत पेशेंट्स को, वो ना अपने आसपास के 2-3 इंपॉर्टेंट लोगों को बता देते हैं। हुआ था एक पेशेंट थी, उसने क्या करा था, उसने पति, अपने भाई और अपनी भाभी को बता रखा था कि रात को 11 बजे मुझे इंजेक्शन लगना है, मुझे 9:30 बजे से सब लोग बताना चालू हो जाएंगे, ये मिस नहीं होना चाहिए।
तो आप भी किसी तरह का रिमाइंडर रख सकते हो ताकि आप भूल ना जाओ इस इंजेक्शन। सो हमारे पेशेंट्स का तो देखो रूटीन है, हम उन्हें ट्रिगर का जो टाइम बताते हैं, सर लगा के यू हैव टू ड्रॉप अस अ मैसेज so that loop is completed. We know that they took the trigger on time, and at the same time ट्रिगर लेने में अगर कोई ट्रबल शूटिंग है तो वो एक वीडियो कॉल पे ईजिली सॉर्ट आउट की जा सके। हाँ, इसी लेने की वाली बात पे एक इशू आता है कि स्पिलेज हो गई लगाते हुए, अब रात हो रही है, क्या करें, गिर गया कुछ इंजेक्शन का पार्ट। और अगर कोई पार्ट गिरता है, देखो पहली बात तो एज अ पॉलिसी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज दे के चलते हैं, बिकॉज ये चीज़ें रात को नहीं हो सकती कि गिर गया उस टाइम कहीं लेने जाओगे, कहीं भी 24 आवर्स भी फार्मेसी हो मोस्टली इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। सो वी ट्राई एंड गिव एन एक्स्ट्रा डोज, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, यू हैव टू रिपीटेडली टेल द पेशेंट। तीसरी चीज़, ट्रिगर उसी को लगाना अलाउ करते हैं जिसको हमने देख लिया है कि वो इंजेक्शन लोड कर पा रहे हैं और लगा पा रहे हैं। दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन शॉट बाय द पार्टनर। अगर हमें लगता है पूरी IVF साइकिल्स उन्होंने इंजेक्शन अच्छे से आराम से खुद लिए हैं तो हम उन्हें अलाउ करते हैं, नहीं तो वो सेंटर आके इंजेक्शन लगवाएंगे, दैट्स अ रूल। और अगर लगता है कि नहीं बाकी इंजेक्शन नहीं लिए तो लास्ट के 1-2 इंजेक्शन अपने सामने लगवाते हैं कि वो ट्रिगर के लिए बाई चांस नहीं आ सकते, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि उस दिन स्कैन भी हुआ होगा, फिर रात को फिर से ट्रिगर के लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट स्पेशली फॉर फार ऑफ पेशेंट्स। तो उस केस में क्या है कि शाम का इंजेक्शन हमने अपने सामने लगाया, लोड करना सिखाया और फिर उसके बाद वी लेट देम डू इट। अगर ऐसा फिर भी हो जाए, ठीक है, जितना डोज अवेलेबल है उतना एटलीस्ट इंजेक्ट कर लेना चाहिए। वी हैव सीन दैट ट्रिगर का जो डोज होता है, अब आप डोज रिलेटेड बात करें तो जैसा जिसका रिस्पॉन्स चल रहा होता है उसके हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स बने तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। डोज डिपेंडेंट भी एक रेशो होता है, और स्पेशली अगर हम डुअल ट्रिगर दे रहे हैं, 2 तरह के इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें वन कैन टेक ओवर दी अदर। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा वेस्ट हुआ, कितना वेस्ट हुआ। और हम तो जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे के चल रहे हैं, तो वी हैव मोस्टली नॉट फेस दिस प्रॉब्लम कि रात को कोई क्राइसिस हुआ और इधर उधर जाना पड़े। तो जो लगा रहा है उसकी स्किल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन लगा रहा है और कैसे लगा रहा है। चलिए, इंजेक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो गया, अब आ गया आपका वो दिन जिस दिन आपका ऊसाइड रिट्रीवल होगा या अंडे निकालने हैं, ठीक है। वैसे तो हम सबको पता है कि उस दिन एनेस्थीसिया लगता है, तो पेशेंट को खाना खा के नहीं आना है। अब पेशेंट ने गलती से खाना खा लिया, भूल के सुबह सुबह यार याद नहीं है खाना खा के होता है। हाँ, तो बिल्कुल पेशेंट होता आपके पास आता है, खाना नहीं तो गर्मी में एटलीस्ट पानी पी के आ जाते हैं। हाँ। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, पेशेंट को कितना पैनिक करना है और क्या समझना है कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एनेस्थीसिया से पहले फास्टिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप बेहोश होएंगे तो फुल स्टमक होगा, रिफ्लक्स की वजह से जो एसिडिक कंटेंट है स्टमक के वो लंग्स में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से द लंग्स कैन बी अफेक्टेड एंड देन देयर कैन बी ब्रीदिंग इश्यूज एंड न्यूमोनाइटिस एक्सेट्रा। सो नाउ इसको प्रिवेंट करने के लिए, अब क्या फुल स्टमक आ गया एंड हमने इतना सारा डिस्कशन किया, एग रिट्रीवल का टाइम तो नहीं बदल सकते, ठीक है। तो जब याद आया तब से फास्टिंग एंड ये सारे जो कंटेंट हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटासिड का इंजेक्शन आते ही, एक गट मोटिलिटी एनहांसिंग इंजेक्शन एंड एक हाई रिस्क कंसेंट। दिस हैज़ टू बी डन एट द सेंटर। सी अंडरस्टैंड सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे कि ऐसा ना हो, और एट द सेम टाइम बट फिर भी पेशेंट को पता होना चाहिए नाउ दिस होल प्रोसीजर which was a very routine thing like egg retrieval has suddenly become an high risk because of full stomach. So इस चीज़ को lightly नहीं लेना है। अगर हम बोलते हैं खाली पेट रहना है तो हाँ रहना है, बट हाँ अगर ऐसा हो गया है तो अब जो हो गया तो उसके रेमीडियल स्टेप्स इस तरीके से कि हमें अकॉर्डिंगली इंजेक्शंस थोड़े से सुबह देने रहेंगे, हाई रिस्क कंसर्न होगा, एनेस्थेटिस्ट को बताना होगा ताकि वो सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सके। बट एग रिट्रीवल ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से 6 घंटे बाद आ जाओ, क्योंकि तब तक देयर विल बी नो एग्स, सब रप्चर हो जाएंगे। तो टाइमिंग पे हेरफेर नहीं करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप खाली पेट ही आए। अब मान लीजिए मैडम पेशेंट आ गया है, एनेस्थीसिया लग गया है और हमने पिकअप करना स्टार्ट करा, और जो सबसे बुरा हो सकता है कि अंडे ही नहीं निकले, देयर आर नो एग्स रिट्रीव्ड। किसी पेशेंट के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल होगा कि मैंने सारी दवाइयाँ ली हैं, ठीक है, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने एनेस्थीसिया भी ले लिया, मैं लेट भी गई, और उसके बाद क्लिनिक से ये सुनने को मिल रहा है मुझे कि एग्स ही नहीं है। भगवान की दया से हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा, पर हो कभी भी सकता है किसी के साथ। बिल्कुल सही बात है, दिस कैन हैपन। एंड देखो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया कि रप्चर हो गए, ठीक है, LH सर्ज ज़्यादा हो गया एंड रप्चर हो गए, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। द
द सेकेंड थिंग इज़ कि फॉलिकल्स तो थे, एस्पिरेट किया, बट देन उनके अंदर कोई एग नहीं निकला। तो पहले वाली सिचुएशन की बात करें अगर, तो अगर कॉन्स्टेंटली LH मॉनिटरिंग या एंटागनिस्ट इंजेक्शन हमारा टाइम पे लिया गया है और उसके बाद ट्रिगर और एग रिट्रीवल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है, तो चांसेस कम होते हैं कि पहले से रप्चर हो जाए। ठीक है, किसी की हिस्ट्री रही है ऐसा, तो एग रिट्रीवल थोड़ा सा और पहले कर सकते हैं, 34 आवर्स के राउंड कर सकते हैं। पुअर रिस्पॉन्डर्स में ऐसा कॉमनली देखा जाता है। सेकेंड सिनारियो की बात करें, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम के, फॉलिकल्स तो बहुत थे और हमने एग रिट्रीवल किया और उसके अंदर कोई एग नहीं रिट्रीव हुआ। नाउ टू ओवरकम दिस, 2-3 चीज़ें हैं जो हमने स्पेशली अपने प्रोटोकॉल्स में इंक्लूड कर लिया। एक तो डुअल ट्रिगर, राइट, बिकॉज अगर कभी ऐसा होता है एक तरीके का ट्रिगर लगा है तो नेक्स्ट साइकिल में डुअल लगाया जाता है। सो वी ट्राई एंड सी इफ़ अ पेशेंट इज़ अ कैंडिडेट जिसमें 2 ट्रिगर दिए जा सकते हैं, 2 तरह के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, तो देने चाहिए। पहले हिस्ट्री है अगर ऐसी कहीं और से, तो हम उसका ब्रांड बदलेंगे। अगर यूरिनरी प्रोडक्ट है तो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट देंगे। तो इस तरीके से आप इंजेक्शंस बेटर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, एग रिट्रीवल से पहले वी ट्राई एंड चेक कि जैसा हमने बात किया था, ट्रिगर का असर आया है या नहीं आया। और उसको देखने के लिए बहुत ईजिली जो अवेलेबल किट्स होती हैं, यूरिनरी किट्स होती हैं। HCG एक कॉमनली गिवन ट्रिगर है। यूरिनरी किट्स में अगर HCG में हमारी डबल लाइन आ रही है तो इसका मतलब HCG का असर आ गया, ट्रिगर ठीक लगाया है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। तीसरी सिचुएशन है कि ये सब भी ठीक था, राइट, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, तो उसके जो फैक्टर्स हैं दोज आर अनएक्सप्लेन ना। उसके अंदर हो सकता है रिपीट भी जब भी कराएं तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा ऐसा हो। नाउ दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। एंड इन फैक्ट एम्प्टी फॉलिकल में ज़रूरी नहीं है कि 0 एग्स हो। बहुत बार हमने देखा कि देयर वर 20 एग्स पर 4 ही रिट्रीव हुए। दिस कैन ऑल्सो हैपन। तो ये जो बहुत सारे लोग हमसे, इनफैक्ट बहुत लोग सेकेंड ओपिनियन लेते हैं इस पर कि आप बताओ कुछ गलत तो नहीं था। सो आई ट्राई एंड टेल देम, आपने ट्रिगर अच्छे से लिया, आपके लेवल्स ठीक अचीव हो गए थे, अगर ट्रिगर के उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है या बार बार हर साइकिल में हो रहा है, दिस इज़ प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली अ नॉन मॉडिफाइबल थिंग। जो हमारे पास एग्स हैं हमें उसी के साथ आगे चलना होगा। अगर बेस्ट ऑफ इंजेक्शंस गिवन है, सही टाइम पे गिवन है, बार बार ये है, तो वी कांट रियली डू मच अबाउट इट। सो जितने एग्स हैं उसी के साथ वील गो अहेड। सो सर, अब ये सिचुएशन तो होती है कि चलो एग नहीं निकले, बट वी हैव सीन दैट एग रिट्रीवल भी हो गया, एग भी निकला है, बट जब हम वी आस्क द पार्टनर टू गिव अ सीमेन सैंपल, ही इज़ अनेबल टू गिव अ सीमेन सैंपल। अब उस कंडीशन में क्या कर सकते? देखिए, हमारे पास जितनी भी IVF साइकिल होती है, जनरली हम हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री में हम पूछते हैं मेल से कि आपको कहीं पे कोई सैंपल देने में दिक्कत तो नहीं है। अगर उन्हें है तो हाँ, हमेशा ज़्यादातर बैकअप सैंपल फ्रीज करके रख लेते हैं ताकि ऑन द डे ऑफ रिट्रीवल किसी भी तरीके का इशू ना है। ठीक है, अगर उसके बावजूद आपका सैंपल फ्रोजन नहीं है और आप सैंपल नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ बोलने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि इट इज़ जस्ट अ थिंग, उसका आप सैंपल देना है, पर बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है पेशेंट के ऊपर, उस मेल पे वो बहुत स्ट्रेस में होता है कि मैं कैसे सैंपल दे दूँ, एवरीथिंग इज़ ऑन मी राइट नाउ टू प्रोड्यूस इट, और बहुत बार नहीं दे पाता है। तो इस सिनेरियो में आप ना, क्योंकि ऊसर रिट्रीवल से इक्सी के बीच में काफ़ी घंटे का टाइम होता है, करीबन 3-4 घंटे का टाइम होता है, तो पेशेंट के पास 3-4 घंटे तो अपने हाथ में है ही कि वो रिलैक्स हो, चाय पी के आ जाए, पानी पी लें, कोई दवाई ले लें, अपने पार्टनर के साथ ट्राई करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ ट्राई कर लें और सैंपल प्रोड्यूस कर लें। अगर बावजूद उसके भी सैंपल प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो पेशेंट के पास 2 चॉइसेस हैं। पहली सिंपल कि भाई आप ऊसाइड फ्रीज करा लो, ठीक है, इसमें कुछ लग तो रहा नहीं है, जब आप सैंपल दे देंगे नेक्स्ट बारी तो हम ऊसाइड थॉ करेंगे, एम्ब्रियोज बनाएंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। सेकेंड इट्स कि पेशेंट कहता है नहीं, मेरे को आज ही अपने ऊसाइड फर्टिलाइज करवाना है और आज ही सैंपल देना है, तो वो एक प्रोसीजर होता है टेसे, टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल, जिसमें आप टेस्टिस से स्पर्म निकालेंगे हम लोग सर्जिकली और वो यूज़ कर लेंगे। मगर मेरे ख्याल से अगर इस सिनेरियो में देखा है तो ऊसाइड फ्रीजिंग बड़ा सिंपल है, कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं है। कभी कभी एक्चुअली क्या है कि ना, जब हस्बैंड ट्रैवल कर रहे होते हैं तो देन इट इज़ मोर इजी टू डू अ टीसा रादर देन ऊसाइड रिट्रीवल। स्पेशली जो पेशेंट्स बाहर से ट्रैवल करके आते हैं वो बार बार नहीं आ सकते, तो उस केस में आई थिंक ऊसाइड फ्रीजिंग से बेटर टीसा रहता है, क्योंकि पता नहीं वो नेक्स्ट कब ट्रैवल कर पाएंगे इसके लिए। सो दैट्स द थिंग। प्लस आप ये भी अगर बैकअप फ्रीजिंग करके चलो ना, अब वो सारी चीज़ें छोड़ दो, आप यू विल बी फ्री फ्रॉम द मेल पार्ट,
कि भाई सैम्पल तो एटलीस्ट हमारे पास अब फ्रोजन है, अब व्हाट इज़ रिमेनिंग इज oocyte। इस चीज़ से तो आप बाहर आ गए हो कम से कम। तो सर अब एग रिट्रीवल हो गया, मेल ने सीमेन सैंपल भी दे दिया, एंड आपने, देखो दो तरीके हैं फ्यूज़ करेंगे, इट्स IVF और ICSI। बट नेक्स्ट डे जब आप फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, यू सी दैट देर इज़ अ फर्टिलाइजेशन फेलियर, कोई एम्ब्रियो नहीं बना। सो ऐसी चीज़ जब कम्युनिकेट की जाती है ना पेशेंट को, तो देन अगेन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डाउट। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, इसे हम बोलते हैं टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर। मतलब आपके 10 अंडे निकले, 10 में से एक भी फर्टिलाइज ना होना। कम फर्टिलाइज हो गए हम तो फिर भी आपके पास एम्ब्रियोज है, वो बन सकते हैं। मतलब 10 में से 2 या 3 फर्टिलाइज हो गए, आपके पास एटलीस्ट एम्ब्रियो है। मगर ऐसा सिनेरियो जहाँ पे सारे के सारे आपके oocyte या फर्टिलाइज नहीं हुए, उसे बोलते हैं टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर। जनरली इन IVF जहाँ पे हम स्पर्म को एग के पास छोड़ देते हैं, उसमें 5 से 15% चांसेस होते हैं कि टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाए। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम एक एक अंडा पकड़ते हैं और निडल से डालते हैं, उसमें सिर्फ 1 से 3% चांस है। तो हमारे पास लैब में पॉलिसी है जनरली कि हम पूरा IVF तो कभी नहीं करते, हम ICSI करते ही करते हैं टू प्रिवेंट दिस टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर। कि मान लीजिए आपके IVF में कुछ फर्टिलाइज नहीं भी हुए, तो फॉर ICSI एटलीस्ट वी हैव बैकअप एंड वी बाईपास इट। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि जी वहाँ पे IVF हुआ था, फर्टिलाइजेशन फेलियर हो गया, कुछ फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, स्पर्म पेनिट्रेट करके oocyte के अंदर गए ही नहीं। तो इन सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए हम ICSI हर पेशेंट का करते हैं कि भाई स्पर्म oocyte के अंदर तो जा ही रहा है, इतना हम इंश्योर कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास द इंसिडेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलियर इज़ वेरी लेस। उसके बावजूद हो भी जाता है तो देन देर इज़ अ प्रोसेस का कॉल्ड रेस्क्यू ICSI। हम एक बार और ट्राई करते हैं, जिसमें चांसेस बहुत कम है क्योंकि हम एक बार ICSI कर चुके हैं। नहीं होता है देन वी हैव टू सी कि भाई इसकी रीज़न क्या है कि फर्टिलाइजेशन फेलियर हुआ है। फिर उसके बाद एक केमिकल आता है जिससे हम बोलते हैं कैल्शियम आयनोफोर। ठीक है, वो पर्टिकुलरली इन्हीं पेशेंट में यूज़ होता है जहाँ पे फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। देन हम उस ICSI करने के बाद उस केमिकल में रखते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है और oocyte फर्टिलाइज हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो बहुत कॉमनली अब इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा आसान होगा हमारे लिए, कोई पेशेंट कहीं से आ रहा है फर्टिलाइजेशन फेलियर वाला, तो देन वी नो कि हमें ये केमिकल यूज़ करना है और हम उसको बाईपास कर सकते हैं और एम्ब्रियो बना सकते हैं आराम से। अब एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन भी अगर हो जाता है एंड हमारे निकले भी, जैसे आपने बात किया, सपोज 10 एग्स निकले, बट एज वी सी द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियोज वी फाइंड दैट एम्ब्रियोज जो हैं वो सब B ग्रेड बन रहे हैं। तो हमसे बहुत सारे लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में कमेंट्स में भी पूछा है कि हमारे B ग्रेड एम्ब्रियो हैं तो क्या चांसेस होंगे, राइट। हमने देखा कि डे 3 पे हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन दिख रहा है। सो उसका क्या कारण होता है? देखिए, B ग्रेड और फ्रैगमेंटेड एम्ब्रियोज का ना सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो है गेमीट क्वालिटी। जैसा डालोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आपकी oocyte क्वालिटी में ज़रा सा भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वो साइटोप्लाज्म है जो डिवाइड होगा, वही वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी देगा, अगर वहाँ कहीं पे इशू है तो फ्रैगमेंटेशन और B ग्रेड एम्ब्रियोज बहुत जल्दी बनेंगे। दूसरा आपका स्पर्म क्वालिटी, अगर स्पर्म का DNA आपका अच्छा नहीं है, बोलते हैं DFI, DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स इन द स्पर्म, अगर वो बहुत रेज्ड है तो उस सिनेरियो में भी आपका कहीं ना कहीं एम्ब्रियो की मोर्फोलॉजी या फ्रैगमेंटेशन बहुत बड़ी रहेगी, बहुत ख़राब एम्ब्रियो बन सकते हैं। पर जनरली जैसे हमारी प्रैक्टिस में है कि हम पहले इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि स्पर्म ठीक रहे, इंजेक्शन बेस्ट यूज़ करे जाए ताकि क्वालिटी अच्छी बने। अब तीसरा फैक्टर आता है लैब, और लैब में सबसे इम्पॉर्टेंट है एयर क्वालिटी, क्योंकि वही वो हवा है जो एम्ब्रियोज के आसपास घूम रही है और गलती से उनके टच में आ रही है और उसमें मान लीजिए VOCs हैं, कोई पार्टिकल्स हैं, वो उसके अंदर जाएंगे जिसकी वजह से एम्ब्रियो फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लैब की क्वालिटी कैसी है ये डिपेंड करता है। और इसके लिए ना हम एक रूटीनली चेक भी करते हैं, जैसे बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन द लैब। तो हम देखते रहते हैं कि हमारी लैब में 10 में से 7 A ग्रेड एम्ब्रियोज तो बनने ही बनने चाहिए। अगर उससे कम बन रहे हैं तो आपकी लैब में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो वे मेंटेन इट कि हमारी एयर क्वालिटी ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, इनक्यूबेटर सही काम कर रहे हैं, हमारे A ग्रेड एम्ब्रियोज थ्रू आउट बनते जा रहे हैं। इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरे पास 5 oocyte है ना, तो मैं 3 ब्लास्टोसिस्ट तो बना के दूंगा ये, क्योंकि मेरी लैब पूरी चेक्ड है एंड इट इज़ इन कंट्रोल। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है सोचते हैं कि वॉट एवर माइट बी द थिंग, IVF में पक्का हमारी प्रेगनेंसी आ जाएगी।
नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि जो आज लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, जो उनका वेट है, जो भी उनका रहन सहन है, वो उनके एग को और स्पर्म को इतना अफेक्ट ज़रूर करता है कि चाहे आप आईवीएफ भी करा लें, पर उसमें जैसे एग बनेंगे, जैसा स्पर्म होगा, वैसे ही एम्ब्रियो बनेंगे. So it's important not just lab, but it is on the part of the patient also to improve their lifestyle and then go for IVF. क्योंकि ये चीज़ मॉडिफाइबल है, राइट? जैसे हम तो अपनी लैब का ध्यान रख रहे हैं, हम अच्छे इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, बट देन गमीट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा रोल होता है पेशेंट का भी, तो दे शुड वर्क ऑन दैट पार्ट. अगर हम बात करते हैं ब्लास्टुलेशन की, तो ब्लास्टोसिस्ट रेट हम बहुत, अगेन डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत आया था कि हम डे 3 पे ही ट्रांसफ़र करवा लें, डे 3 पे फ्रीज़ करा लें, या ब्लास्ट तक लेके जाएं, या फिर ब्लास्ट तक लेके गए और हमारे अच्छे ब्लास्ट नहीं बने. लाइक वी हैड लाइक 6 A grade embryos on day 3, but we had just 1 B grade blastocyst. So उसका क्या कारण हो सकता है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि हर oocyte, जैसे मैंने पहले ही बोला है पिछले पॉडकास्ट में, हर oocyte फर्टिलाइज होकर ब्लास्टोसिस्ट ही बनेगा, उसके बाद ही इम्प्लांट होगा और बच्चा बनेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि डे 3 वाला एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए. जब आपको पता है कि ब्लास्टोसिस्ट ही बनना है, चाहे वो अंदर बने चाहे बाहर बने, तो क्यों ना अपनी आंखों के सामने देखा जाए कि ये वाला बन रहा है, तभी उसको डाला जाए. अब बात आती है कि भाई सारे बी ग्रेड बने. अब सारे बी ग्रेड बनने का पहली सबसे बड़ा फैक्टर एज. गैमीट क्वालिटी सेम वही आ जाता है कि आपको पता है कि गैमीट क्वालिटी ख़राब है, तो आप कहीं ना कहीं उस पर काम करेंगे. जैसे आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंजेक्शन यूज़ करती हैं इन दोज ग्रुप, जिसमें स्टडीज़ बोलती हैं कि अगर आप ये वाला इंजेक्शन यूज़ करेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, तो आपकी ब्लास्टुलेशन और यूप्लॉइडी रेट बढ़ जाएगी इन हायर एज ग्रुप्स. तो हम उस तरीके के इंजेक्शन यूज़ करेंगे ताकि हमारे अच्छे ब्लास्टोसिस रहें. सेकंड, हमारे लैब के पैरामीटर, दोबारा वही बात, अगर वो सब कंट्रोल है तो हाँ ये होता है. आपने भी देखा हुआ है बहुत बार, 44 ईयर ओल्ड लेडी, एक अंडा निकलता है. आपने मेरे को एक अंडा निकाल के देखा कितनी बार, एक 40 से 44 साल के बीच में कई बार, और आपको उम्मीद है, आपको पता है कि वो एक से गौरव मुझे एक ब्लास्टोसिस बना के देगा. एंड इट हैज़ हैपन ऑल ऑफ टाइम, हर बार जनरली हो रहा होता है, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी लैब कंट्रोल में है. तो अगर आपकी गैमेट क्वालिटी ठीक है अगेन, और लैब ठीक है, तो आप ब्लास्टोसिस बना लो. बहुत सारे पेशेंट आए थे, भी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जो पंजाब से आया था हमारे पास, जिसके वहाँ पे 17-18 oocyte निकले थे और एक भी अच्छा ब्लास्टोसिस नहीं बना. सी ग्रेड ब्लास्टोसिस बने. तो हमारे पास आया, हमने उसमें आपने इंजेक्शन अच्छे यूज़ करे, जो हमारी बात हुई, लैब के पैरामीटर कंट्रोल थे, उसी के यहाँ पर 9 ब्लास्टोसिस बने हैं, वो भी ए ग्रेड के. तो ये फ़र्क है, दैट यू हैव टू रियलाइज कि लैब ठीक है, स्टैंडर्ड्स ठीक है, इंजेक्शन ठीक है, बन जाएगा. तो बट अगर हमारे डे 3 तक अच्छे एम्ब्रियोज हैं और ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते, तो व्हाट इट इज़ सो सेड दैट इसमें मेल का ज़्यादा रोल रहता है. हाँ, देखिए, मैं बोलूँगा दोनों का ही रहता है, मगर मेल का कंट्रीब्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि डे 3 तक तो अच्छे चल रहे थे, ठीक है. तो अभी क्या होता है, डे 3 तक जो एम्ब्रियो डिवाइड करता है, वो अभी तक अपना खुद की माँ का जीनोम यूज़ कर रहा था, ठीक है. तो अब डे 3 पे क्या होता है, जो मैटरनल डीएनए आया, जो पैटर्नल डीएनए आया, वो आपस में मिलेगा, और जो पहला जीनोमिक एक्टिवेशन होगा उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का, उस एम्ब्रियो का, वो अब से स्टार्ट होता है डे 3 से. तो इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक तो माँ का चल रहा था जीनोम, तो सब सही चल रहा था, अभी पैटर्नल आया है और एम्ब्रियो खुद का बना है, तो उसमें गड़बड़ हो गई, इसलिए वो आगे बढ़ता नहीं है. एंड इट इज़ फाउंड दैट कि एम्ब्रियोज अगर डे 3 से डे 5 तक अच्छे एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर रहे, तो इट इज़ मोर पैटर्नल फैक्टर, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, DFI कम करना है, मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन करना है, बेटर टेक्निक यूज़ करनी है, कुछ भी करना है, एम्ब्रियो अच्छा बनाना है इस सिनेरियो में. अच्छा मैडम, एक ना बहुत ही पता नहीं, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव शायद सोचने का अलग रहता है, मगर इसमें कहीं ना कहीं एक हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी है. मैं ये नहीं बोलूँगा मैं नहीं मानता हूँ, मैं भी कुछ हद तक मानता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे मानना पड़ेगा. तो मैं कहीं ना कहीं इस पर विश्वास करता हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ET का टाइम या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम ये होगा, या पिकअप का टाइम ये होगा. क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अपनी साइंस से बिलीव करता हूँ, मैं उससे चलूँगा, मगर उसने ये बोला है कि उस समय करो. तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो एज ए क्लिनिशियन, जब पेशेंट ये आके आपको बताता है? अगर टाइम से बताएं एंड इफ इट इज़ अकोमोडेटेबल तो हम कर लेते हैं अकोमोडेट. इसमें कोई चीज़ नहीं है. देखो, IVF इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस,
राइट। एंड जैसा आपने बात किया, नहीं हमें ज्ञान कुछ नहीं होता, बट देन जिसका बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है, टू टेल देम दैट दिस इज़ नॉट साइंटिफिक या इससे ऐसे कुछ नहीं होता, मेक्स नो सेंस, राइट। बट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं छेड़ सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर लग गया और उसके बाद पेशेंट बोले कि आप नहीं मेरा एग रिट्रीवल इतने बजे नहीं इतने बजे करोगे, तो दैट कैन नॉट हैपन। वी नो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग साइंस, हमारी पूरी साइकिल ख़राब हो जाएगी। वो बोले कि नहीं अच्छा इक्सी आप एग रिट्रीवल के 3 घंटे बाद करोगे, दैट इज़ ओके, क्योंकि 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं, आप कर लेंगे, कोई वो नहीं है। सो देन अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट रखता है पेशेंट हमारे सामने, वी ट्राई एंड असेस वेदर इट इज़ डूएबल और इट इज़ नॉट डूएबल। मोस्टली तो पेशेंट्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए रखते हैं रिक्वेस्ट, बिकॉज दे फील दैट दैट इज़ द टाइम व्हेन द बेबी इज़ एक्चुअली गोइंग टू अटैच इन दैट। एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र व्हेन वी आर प्लानिंग अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, राइट, अगर हमारी साइकिल हमने हार्मोन के ऊपर बनाई हुई है तो उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और वो भी तब अगर वो हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शुरू करने से पहले बता दें, यानी डे 0 से पहले बता दें, तो एक आधा दिन आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े टाइम ऊपर नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दैट कैन बी ईजिली डन। बट अगर वो संडे को हो, रात को हो, जिस टाइम पे वर्किंग आवर्स ही नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड, अगर हमारा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल नेचुरल साइकिल पे बना हुआ है, तो एग जब रिलीज़ हो गया, बॉडी में रप्चर हो गया, उसी टाइम पे डिसाइड हो गया कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमारा कौन से दिन होगा, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो के हिसाब से टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत लेट अगर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, कि हैचिंग का वो रहता है, तो हम उसको उस हिसाब से नियमित रूप से सही टाइम पे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। सो इफ़ पॉसिबल वी अकोमोडेट, अदरवाइज इफ़ इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग समथिंग एंड जिससे हमारी साइकिल ख़राब हो सकती है, वी ट्राई एंड टेल द पेशेंट दैट सी दिस इज़ द थिंग एंड इट कैन नॉट बी डन। अच्छा, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि इक्सी का टाइम एस्ट्रोलॉजर से पेशेंट पूछ के आया था कि ये राजयोग है इतने घंटे में। फॉर्चुनेटली वो 10 बजे पिकअप हुआ था, उन्होंने बोला था 1 बजे करना, करीबन 12:30 से 1:30 के बीच में कुछ बोला था, राजयोग है, उस समय ही इक्सी होना चाहिए। आई डिड दैट, पेशेंट कंसीव्ड। सो मैडम देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, सारी चीज़ें अभी तक कंट्रोल है। अब पेशेंट को बोला जाता है कि आप कुछ टाइम का रेस्ट करो, कोई ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइजेज ना करें, चीज़ें ना करें, और सडनली एक फंक्शन आ गया है और पेशेंट कह रहा नहीं ये तो इम्पॉर्टेंट डे मेरे लिए, मुझे उस फंक्शन में जाना है, वहाँ पर नाच गाना भी होगा। नाउ व्हाट पेशेंट शुड डू, कितना इम्पॉर्टेंट है फंक्शन अटेंड करना और डांस करना? पर जैसे रेस्ट की जहाँ तक बात है, हम वैसे भी बोलते हैं, देखो हम डे 5 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन 1-2 दिन में हो जाएगा, उसी दिन होगा मोस्ट लाइकली, टाइमिंग का थोड़ा सा ले दो नेक्स्ट डे। सो 2 डेज़ इज़ अ टाइम पीरियड जो मैं शुरू से बता के चलती हूँ कि आपका जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो उन 2 दिन में आपको लिमिटेड एक्टिविटी करनी है। उन 2 दिन के बाद यू कैन रिज्यूम बैक योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। हैविंग अ फंक्शन इज़ नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी, ये आपकी रोज़मर्रा का हिस्सा नहीं है। रिगार्डिंग द फैक्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट एक्सर्शन की जहाँ तक बात है कि भाई आपको सब कुछ करना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सी अंडरस्टैंड, जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, दैट्स अ प्रैक्टिकल टिप, देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन टू सर्टन सेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट यू कैन नॉट डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वाई नॉट जस्ट थिंक इट लाइक दैट कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, सो आपको प्रायोरिटी चूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप फंक्शन पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ़ देर इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट यू नीड टू, दैट यू आर नॉट यूज टू डूइंग इट, दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। सो दे शुड अकॉर्डिंगली सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, और दवाइयाँ बिल्कुल ना मिस करें, वो सारी टाइम पे ज़रूर है। अच्छा मैडम, आपने सब कुछ कर लिया है, और सबसे जो किसी पेशेंट के लिए मुश्किल चीज़ हो सकती है समझना कि प्रेगनेंसी नहीं आई, आपने सब कुछ कर लिया और एट द एंड प्रेगनेंसी नहीं है। अब इस पेशेंट को इसको किस तरीके से लेना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊँ? एक तो जब ऐसा होता है, ठीक है, ये ना एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, पूरा IVF साइकिल, फाइनेंशियल, फिजिकल, आप उसको हटा दो। बट जब भी आप कोई छोटे से छोटा भी इलाज लेते हैं, बहुत सारा जो है ना आपकी उम्मीद उससे लगी हुई होती है। तो व्हेन IVF फेल्स, इसको प्रोसेस करने में ही अपने आप बहुत सारा टाइम लग जाता है पेशेंट को। एंड इट्स नॉट जस्ट पेशेंट, आप जहाँ से कराते हैं, मतलब वी नो हाउ सैड वी फील, हाउ आवर स्टाफ इज़, अगर किसी का भी HCG नेगेटिव आता है तो।
पर एट द सेम टाइम वी सेड दैट IVF इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका एक बार IVF फेल हो गया वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट IVF साइकिल को एनालाइज किया जाए, देखा जाए इफ़ देयर वॉज अ फैक्टर दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, वी शुड वर्क ऑन इट. बट आई थिंक इट इज़ इन इट सेल्फ अ बिग टॉपिक. एंड अगर IVF फेल हो जाता है तो क्या करना है, हम इसको प्रॉब्ली नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेना चाहेंगे और बिल्कुल इन डिटेल एक एक वो पहलू डिस्कस करेंगे जो हम पेशेंट से करते भी हैं. जब वो हमारे पास कहीं और से IVF फेल करा के आते हैं तो हम कहते हो जस्ट डोंट कम टू मी लाइक दिस, गेट ऑल योर रिकॉर्ड्स बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू हैपन अगैन. वी वांट टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि अगली बार ऐसा बिल्कुल ना हो. और तो मैसेज जो है वो पेशेंट्स के लिए ये है कि टेक योर टाइम टू प्रोसेस इट. I know it is a very big thing, but then don't think it ends here. Try again. और वो try again और failure के जो बीच का टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना रखें, because there is a biological clock. और उस पे हमारे IVF के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. So just gather all your courage and see a specialist, get an evaluation done. If at all there is anything that we can do, we would be happy to do it so that it doesn't happen again. तो जैसे मैडम ने बोला है कि हम अगला पॉडकास्ट IVF फेलियर के ऊपर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि फेलियर क्यों होता है, क्या होता है, कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना है जब आप फेलियर जैसी चीज़ें देखें. थैंक यू सो मच एंड तक जुड़े रहने के लिए पॉडकास्ट में. एंड प्लीज़ आप हमारी बातों को और से और शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच पाए, अवेयरनेस बढ़ाएं एंड सब्सक्राइबर्स. थैंक यू.